एक तो इस इशू के ऊपर जितनी भी बात की जाए वो एहतियात से ही करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक लेसन लर्न किया है पिछले 3 हफ्ते की जो एक ओवरऑल सूरत हाल बन रही है। खासतौर पर जब पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हुए और कोई इलामिया, एक ज्वाइंट इलामिया नहीं है, तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि ये टॉक्स जो है वो फेल हो गई हैं। आपका इस पर बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ था और जो लैंग्वेज भी यूज़ की गई ईरान की तरफ से, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, वो भी डिफरेंट थी। उसमें ऐसा इंप्रेशन नहीं था कि बिल्कुल हर चीज़ का एक डेड लॉक हो गया। अभी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जैसे पिछले हफ्ते हम इस चीज़ पे बड़ा खुश हो रहे थे जी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुल गई है, लेबनान का भी सीज फायर हो गया है, और उसके बाद आपने देखा अमेरिका की तरफ से उसी चंद घंटों के बाद एक स्टेटमेंट आ जाती है कि हम जो अपना ब्लॉकेड है वो जारी रखेंगे। तो ये जो एक डेवलपमेंट है, इसकी क्या अहमियत है? क्योंकि पहले जब ये खबर सामने आई कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए और साथ भी खबरें चलना शुरू हो गई कि जो ये दूसरा राउंड है इस्लामाबाद टॉक्स का वो होने जा रहा है, बट उसके बाद जो ट्वीट किया उन्होंने खुद ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने, वो एक और स्टोरी बता रहा था। आपके पास इसके हवाले से क्या इनसाइड इन्फॉर्मेशन? देखें, ये जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, ये 3 मुल्कीन का दौरा है। इस्लामाबाद से आगाज़ कर रहे हैं और जो ज़राए बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में उनका जो पड़ाव है वो शायद चंद घंटों के लिए होगा और जो पाकिस्तान में रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद वो जाएंगे मॉस्को के बाद उन्होंने जाना है मस्कत यानी कि ओमान। तो ये 3 मुल्की दौरा है और अगर आप अब्बास अराक्ची साहब की स्टेटमेंट देखें एक्स के ऊपर पाकिस्तान रवाना होने से पहले, उन्होंने ये कहा कि एक तो जो ये 3 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं उसका मकसद बायलैटरल इश्यूज और रीजनल डेवलपमेंट्स पे बात करना है, और उन्होंने कहा कि आर नेबर्स आर प्रायोरिटी। लेकिन जाहिर है कि एवरीबडी नोज के बायलैटरल रिलेशनशिप तो अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त जो सबसे मेन जो पर्पज़ है कि क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जो तनाज़ा है ये बातचीत के जरिए हल हो सकता है। जो मेरी मालूमात हैं कि जब मुज़ाकरात ऑलमोस्ट कलैप्स तो ना भी कहें तो एज पर प्लान नहीं हुए, जब दूसरा दौर जो जैसे मैंने कहा कि बुध को टेंटेटिव डेट थी इस्लामाबाद में होने थे, तो उसके बाद अचानक से जो खामोशी छा गई, तो वो खामोशी का मतलब ये था कि जब देखा कि एक बहुत ज़्यादा इन टॉक्स को लेकर नेचुरली मीडिया हाइप भी है, पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है इससे, तो उस मीडिया हाइप को भी कम करने के लिए जो तमाम फरीकैन थे वो बिहाइंड द सीन एक डिस्क्रीट जो डिप्लोमेसी पहले भी चल रही थी, लेकिन इस मरतबा उन्होंने जो काम किया वो बहुत आप कह सकते हैं कि एहतियात के साथ जो राब्ते थे वो अपनी जगह पे बरकरार रहे ताकि मीडिया को बहुत ज़्यादा पता ना चले और बहुत सेंसिटिव मामला थे उनको दिया जाए। फिर जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, मैं तो आई वाज कीपिंग एन आई ऑन इट। कल जो वाइट हाउस में या अमेरिका में मुज़ाकरात हुए लेबनान और इसराइल के दरमियान, इंटरेस्टिंगली वो एम्बेसडर लेवल के मुज़ाकरात थे, पहले स्टेट डिपार्टमेंट में होने थे, उसको स्टेट डिपार्टमेंट से शिफ्ट किया गया वाइट हाउस में। और आमतौर पर ऐसा होता नहीं, एम्बेसडर लेवल की जो मीटिंग है उसमें खुद अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने उसमें शिरकत की। उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि वो जो सीज फायर है उसको 3 हफ्तों के लिए हम एक्सटेंड कर रहे हैं, और वो एक क्लियर साइन था कि जो पसे पर्दा जो धमकियां हैं अपनी जगह पे, लेकिन जो बिहाइंड द सीन बातचीत हो रही है इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रोग्रेस है, क्योंकि लेबनान की सीज फायर का बराह रास्त ताल्लुक है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामला चल रहे हैं। फिर आज हमने देखा कि 24 घंटों के बाद ही ये पेशरफ्त हुई कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं, और जो पाकिस्तानी ज़राए बता रहे हैं कि उसमें मुतवक्के है, एक्सपेक्टेड है कि उनके विजिट के बाद एक कह सकते हैं कि दूसरे दौर का जो टाइम या डेट वो चीज़ आ जाए। एंड हैविंग सेड दैट, अभी कुछ देर पहले अमेरिकी मीडिया ज़राए से ये खबर दे रहा है कि मुमकिना तौर पर जो अमेरिकी सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे हैं ऑन मिडल ईस्ट स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर, वो उनका दौरा भी पाकिस्तान मुतवक्के और वो अब्बास अराक्ची से मुज़ाकरात कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है क्योंकि अब्बास अराक्ची तो चंद घंटों के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, अगर वो ट्रैवल करेंगे, अगर तो किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में होते स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, तो फिर उनको इतना टाइम ना लगता। जो मेरी इत्तलात हैं कि वो अमेरिका में ही हैं, लेकिन जो एक शायद लगता ही है कि अब्बास अराक्ची जो है पहले इस्लामाबाद से मॉस्को और फिर मस्कत जाएंगे, तो ऐन मुमकिन है कि वो दोबारा फिर इस्लामाबाद आ जाए, क्योंकि बाय द टाइम जो है समझने की जरूरत है। इसकी अहमियत क्या है? ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हम इसके ऊपर सर्टेनिटी के साथ बात तो नहीं कर सकते। इस्लामाबाद उनका आना, यहाँ से उनका मॉस्को जाना, मॉस्को उनका अलाय है, फिर ओमान जाना, इसका मतलब क्या है? क्या कोई ऐसी शराइत हैं इस डील की, पॉसिबल डील की, जो हो सकती है जिसका ताल्लुक जो है वो रूस के साथ भी हो, जिसका ताल्लुक जो है वो ओमान के साथ भी हो? पाकिस्तान तो है ही है एज ए मीडिएटर इसके अंदर। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। देखें, पाकिस्तान एज ए लीड मीडिएटर वो तो अपना रोल प्ले कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। रूस जो है, आपको पता है कि ईरान का एक अहम इत्तेहादी है रूस चीन, और जो 2015 की न्यूक्लियर डील है उसमें रूस और चाइना भी शामिल थे, और वो ईरान के सारे मामलात को अच्छी तरह से जानते हैं। ओमान की जहाँ तक बात करें, ओमान प्रीवियसली एज ए मीडिएटर के तौर पर रोल प्ले कर चुका है। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एहतियात से हम काम ले सकते हैं। अगर कनेक्टिंग द डॉट्स
जिस तरह एक जो बात हो रही है कि शायद जो न्यूक्लियर इशू है और खास करके इनरिच्ड यूरेनियम जो 60% इनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है उसको किसी थर्ड कंट्री को देने की बात हो रही है। और न्यूक्लियर बम का थ्रेशोल्ड क्या होता है? 80 होता है? वहाँ वो 80-90 मतलब होता है उससे, और वो ये समझते हैं कि उसके बिल्कुल क्लोज है वेपन ग्रेड जो इनरिच्ड यूरेनियम होता है। अब उसमें जो एक जो बात आ रही किसी थर्ड कंट्री को दे दें, तो रशिया जो है ऑन रिकॉर्ड ये कह चुका है कि दे आर रेडी टू टेक दैट इनरिच्ड यूरेनियम है। ईरान में भी अभी भी रिलक्टेंट था। तो एक शायद इसमें अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो देयर मे बी बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा फ्रेमवर्क बन रहा हो कि जिसमें ईरान की न्यूक्लियर इशू को लेकर के और ये जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसके हल के लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें फिर एक रूस का किरदार। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो ईरान जो का सबसे बड़ा कंसर्न है वो है गारंटीज कि इस बात की क्या जमानत है कि आज हम मुआहदा करते हैं अमेरिका के साथ और अमेरिका दोबारा हम पे हमला नहीं करेगा। तो रूस के बारे में कहा जाता है कि दैट कुड प्ले अ पार्ट। पुतिन ट्रंप से बात कर सकते हैं, उसमें भी उनको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। ओमान की जहां तक बात है, अगेन बेस्ड ऑन जो हम कनेक्टिंग द डॉट्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जहां तक मामला है तो वो सिर्फ ईरान की टेरिटोरियल वाटर में नहीं आते बल्कि दूसरी तरफ ओमान है। और ईरान प्रीवियसली ये कह चुका है कि इसका जो फैसला है कि यहां से जो भी की वाटरवे है, शिप्स कैसे गुजरेंगे, उसके क्या प्रोटोकॉल होंगे, तो वो ईरान और ओमान मिलकर तय करेंगे। सो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि कोई ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसा प्रपोजल जिस पे बात हो रही है जिसमें ओमान के साथ भी ये बातचीत करना जरूरी है। तो इट सीम्स टू मी कि इस दफा, और ये पहले भी मैं कह चुका हूं कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगर होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एक डिसाइसिव दौर हो कि उसमें कुछ ब्रेक थ्रू हो। और जो पहला जो मुज़ाकरात होते होते रह भी गए थे, कामयाब होते होते रह गए, जो पहले दौर के बाद भी इवन के कुछ खबरें अमेरिका से ये भी आ रही थी कि अमेरिकी वफ्द इसलिए रवाना नहीं हुआ कि जो उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए थे तो कुछ चीजों के ऊपर जेडी वैंस निकलने से पहले ईरान से फर्म गारंटीज चाहते थे कि ये 2-4 चीजें जो हैं अगर हम पहले अग्री कर लें, अगर अग्री हैं तो तब हम ट्रैवल करेंगे। ईरान उसके ऊपर एक रिपोर्टर लिखा जाता है कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। तो पाकिस्तान की भी ये कोशिश है कि किसी तरीके से एक प्रोसेस हमने शुरू किया है, इसको लॉजिकल एंड पे लेके जाएं। एंड डोंट फॉरगेट कि जो हम सारी बात करते हैं ना कि अभी कुछ लोग जब बीच में मामला थोड़ा सा खटाई में पड़ा तो तनकीद भी हो रही है पाकिस्तान के ऊपर। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप इमेजिन करें कि अगर ये जंगबंदी ना होती, देखिए इस जंगबंदी से ही पाकिस्तान ने अभी तक ग्लोबल इकोनॉमी को और जो ऑयल मार्केट्स को बचा के रखा हुआ है। आई डोंट नो, अगर ये जंगबंदी उस वक्त ना होती तो इन 15-16 दिनों के अंदर मे बी आज यहां पर 800 रुपए लीटर पर जो है ना तेल हमें करना पड़ता। तो वो जो रोक अभी भी हमने एक लगाई हुई है और हमारी ख्वाहिश है कि वो जो रोक है वो परमानेंट रोक लगे। कामरान, ये आपने बड़ा अहम पॉइंट एक रेज किया और इसमें थोड़ा सा ना मुझे भी 20 साल हो गए इस प्रोफेशन में, आपका तजुर्बा मेरे से भी ज्यादा है। सम टाइम ये देख के बड़ा ही एक दुख का लफ्ज़ तो शायद हम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हम अपने इमोशंस को सेपरेट रखना चाहिए कि एक जो चीज़ ऑब्जेक्टिव भी होती है जिसका पाकिस्तान की सियासत से कोई उस तरीके से ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, हर चीज़ का बेनिफिट होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर आप ना भी चाहें तो किसी चीज़ का बेनिफिट है तो हर कोई लेगा। बट पाकिस्तान के अंदर से मुज़ाकरात के लिए जो पाकिस्तान का किरदार है उसके हवाले से तनकीद आना उसकी मुझे समझ नहीं आती। पाकिस्तान एक मीडिएटर रहा है और अपनी भरपूर कोशिशें कर रहा है और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल भी प्ले कर रहा है खत्ते के अंदर। इस्लामिक दुनिया की वाहद डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। हमारा जो इस वक्त स्टेटस है वो किसी भी इस्लामी मुल्क का नहीं है जिधर भी 55-56 ममालिक है। इस सारे बैकग्राउंड के अंदर पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है। जो आपने बात की कि अगर पाकिस्तान ये ना करता तो क्या होता, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट आई है IMF की इसी हफ्ते। अगर ये जंग तवालत पकड़ती है तो ये 1980 के बाद चौथी दफा ये होगा कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा सकती है। जो तेल की कीमतें हैं जिसका अभी इंपैक्ट पाकिस्तान के हमारे ऊपर भी, आवाम के ऊपर आने वाला है, थोड़ी देर में तेल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर इस दफा। तो ये तो बहुत मामूली इजाफा हो रहा है ना